एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जीवो में सॉल्यूशन। स्टार्ट दिस चैप्टर। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने पूछा, वह हाफ क्यों रहा है? बूझे ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रिया में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात वह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों को कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन करना होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। अब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। यीस्ट एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है।
व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रकरण में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। 10.2 श्वसन क्रियाकलाप 10.1 इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षिका की उपस्थिति में करें। अपने नाखूनों और मुंह को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखें। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब आपकी सांस को रोके रख सकें। चित्र 10.2 सांस को रोकना। पूजा ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसे सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः आप जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंशवन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उत्सवन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्रेरित होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंत श्वसन और उत्सवन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतर श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसे पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2 सामान्यतः हमें यह आभास नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप एक विश्राम स्थिति में बैठ जाइए, सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगेगा कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं। अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद फिर पूर्ण विश्राम लेने के बाद कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है? कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15-18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता। अधिक व्यायाम करने श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं हम न केवल तेजी से सांस लेते बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि जब हमें नींद आती है जबकि आती है तो हम जमाएं क्यों लेते हैं? जब आप उम्मीदे होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम क्यों हो जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है?
क्रियाकलाप 10.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं किस क्रियाकलाप में शवसंदर्भ सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? आपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन दर भिन्न भिन्न होती है। 10.3 हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नाखूनों और नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। चित्र 10.4 मानव श्वसन तंत्र। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम मध्यपट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। चित्र 10.4 श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वृक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों के बाहर धकेल दी जाती है। चित्र 10.5 मानव में श्वसन क्रियाविधि जो आसानी से अनुभव कर सकते हैं। अपने शरीर की हम इन गतियों का आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। अपनी हथेली को उदर के ऊपर रखिए। उदर की गति का अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है। इससे अवश्य बचना चाहिए। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र धूल परागकण होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यदि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चला जाते हैं तभी ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं जिससे परिणाम हमें छींक आने लगती है। छींकने से अनवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपने नाक को ढक लें जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना वक्ष फूलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकती है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को अपनी कक्षा में सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 10.4 एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आपाम लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तृत होने पर वक्ष का आमाप लीजिए। चित्र 10.6 बताइए किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार किया? हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। वो जो जानना चाहते हैं कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 10.5 प्लास्टिक एक चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके केंद्र को काट कर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच एवं प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के शकीत सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए और बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील
बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? इस मॉडल में गुब्बारे किस रंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। 10.4 हम उत्सवन में बाहर क्या निकालते हैं? बेहतर जीवन के लिए श्वास नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्रियाकलाप 10.6 कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चित्र 10.8 क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं? उत्सवित वायु का चूने के पानी पर प्रभाव। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंशवन करते हैं या उत्सवन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उत्सवित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उत्सर्जित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। ये नमी के कारण है। जल के ये बिंदुकण कहाँ से आते हैं? अंशवित और उत्सर्जित वायु में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत।